So welcome back to all class 12th स्टूडेंट्स एंड लास्ट टर्न पे आपको ध्यान होगा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था, ऑलमोस्ट उसको फिनिश किया था। एक टॉपिक रह गया था जो कि आपके सामने है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक बचा था, इसको डिस्कस करना है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हमने सपोज करा कि हम इनफाइनाइट से जो है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी को लेके आ रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको सामने दिख रही होगी, एरो की डायरेक्शन है ये। ओके, इसके अलावा कुछ इस तरीके से लाते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो। दैट मीन्स माइनस क्यू का चार्ज पीछे, प्लस क्यू का चार्ज आगे। अब यहाँ पर दो चीजें होने वाली हैं। एक तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी कि कुछ एक्सटर्नल वर्कडन होगा, और माइनस क्यू जिस पर कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद वर्कडन करेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम आपसे पूछे कि नेट वर्कडन कितना निकलेगा, तो नेट वर्कडन in bringing net work done in bringing the dipole from infinity to electric field, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए वो हो गया आपका, एक तो होता है फोर्स इनटू एडिशनल डिस्टेंस कवर, जितनी भी डिस्टेंस कवर करिए। तो फोर्स आपका हो गया माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू वाले का जो फोर्स है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द प्लस क्यू, क्योंकि 12 जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर इसको मूव करना पड़ रहा है। तो माइनस क्यू ई इंटू एडिशनल डिस्टेंस कवर करिए कितनी, 12। तो आप इसको चाहें तो माइनस का क्यू इंटू 12 और ये E यानी कि माइनस का PE लिख सकते हैं। अब यही जो है इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। Q इंटू 12 इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल p। ओके, तो यही जो U0 हमने लिखा है यहाँ पर, ये U0 माइनस P, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हैं। अच्छा, नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डाइपोल को अगर हम लोग घुमाने की कोशिश करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो W इक्वल टू, आपने लास्ट टर्म पे फार्मूला पढ़ा था, P1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो आपसे अगर पूछा जाए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन यानी कि एक तो एक तरीके से टोटल वर्क डन यानी कि क्या क्या चीजें उसमें आ जाएंगी। एक तो U0 आ जाएगा यानी कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस जो घुमाने में वर्क डन करना पड़ा, और यही टोटल वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू U0 प्लस W। U0 कितना था, माइनस का PE, और प्लस W कितना है, PE1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो माइनस का PE प्लस PE माइनस का PE कॉस थीटा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये और ये कट गया, यानी कि आपके पास कितना आ गया, माइनस का PE कॉस थीटा हो गया। तो ये U की वैल्यू आ गई, U इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा। तो ये होती है कैपिटल U यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई, 3। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमें निकालनी थी, ये कंप्लीट हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेसन का लास्ट टॉपिक था, पार्ट था। अब नाउ वी आर मूविंग इन कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक। सो अब आपका जो नेक्स्ट
एक तरीके से हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर, जो कि है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। अपने आप में इसको आप एक चैप्टर भी मान सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर 2-3 चीज़ों का समझना जरूरी। सबसे पहले कि जो है कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो ये आपने पढ़ा भी हुआ है, कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर हैं जो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। अगर किसी जो मैटर है तो मैटर का जो एक फॉर्म है सब्सटेंस, तो किसी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर द कंडक्शन, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द कंडक्टर। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर वहां पर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हो गया? इंसुलेटर। अच्छा, तीसरा वर्ड इसमें एक बहुत अच्छा आता है, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें चार्ज मूव तो नहीं कर सकता है, चार्ज कैन नॉट मूव बट कैन बी स्टोर्ड। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर क्या होता है कि चार्ज को आप क्या कर सकते हैं? मूव नहीं कर सकते हैं, बट इसमें आपको चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ये है डाइलेक्ट्रिक, एक तरीके से इंसुलेटर ही है। और माइका शीट वगैरह जो है अच्छे खासे डाइलेक्ट्रिक हैं। अब इसमें हम लोग को आगे मूव करना है और सबसे पहले जानना जरूरी है हमारा कि ये भाई कैपेसिटर क्या है। और कैपेसिटर से पहले समझना जरूरी है कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस माने द प्रॉपर्टी या द एबिलिटी, ये भी कह सकते हैं द एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस। द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज is called the capacitance and the device which store the charge is called the capacitor। तो अगला यहाँ पर क्या आता है पार्ट कि अगर कैपेसिटर के बारे में पूछें तो क्या कहेंगे? सिंपली इसको बताएंगे डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज। जो ऐसी डिवाइस जो चार्ज को कर सकती है, स्टोर कर सकती है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। ओके, अब तब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि अगर कहीं पर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? तो पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे। और हमेशा इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ऑलवेज। ये ध्यान रखना है आपको कि जो चार्ज है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। यानी Q क्या है? वेयर Q है आपका चार्ज और V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज आप देंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। अब इसको और करके लिखें तो Q इक्वल टू हो जाता है CV। अब वेयर C क्या है? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी कि सबसे इंपॉर्टेंट मतलब किसी कैपेसिटर के लिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी कि जितना ज़्यादा आप चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। एंड देन Q इक्वल टू CV वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and it is known as the capacitance of the capacitor। okay, so अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था? Q इक्वल टू CV, ये पढ़ा था ना। अब इसको आप चाहें तो और C इक्वल टू Q अपॉन V भी लिख सकते हैं। यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसको और द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C इक्वल टू Q अपॉन कितना आ गया? V आ गया। अब अगर क्या करें आप
इफ ध्यान रखना है कि Q इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए और V इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए, तो ध्यान रखिएगा C इक्वल टू 1 कूलाम कितना हो गया पर वोल्ट हो गया, और इसको बोलते हैं 1 फैरेड। फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर 1 फैरेड का कैपेसिटेंस डिफाइन करना हो कि इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर इज 1 कूलाम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड बाय 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फैरेड। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपके पास ये फैरेड जो है वो क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ सी, ये हो गई फैरेड। अब इसमें क्या करते हैं, हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार आता है कि डायमेंशन निकालने को आता है। व्हाट इज द डायमेंशन? ओके, सो कैसे निकालेंगे? तो C इक्वल टू, आप सबसे पहले फार्मूला देखिए, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। Q का आपको क्या मालूम है, 80, और V का कैसे करेंगे? तो V का निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, आप जो है जो चीज़ जानते हो उससे निकालिए। V इक्वल टू W अपॉन Q। कभी भी ध्यान ना आए तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे निकाले। तो W इक्वल टू ML स्क्वायर T की पावर -2 अपॉन 80 होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो ML स्क्वायर T की पावर -3 और A कितना आ गया, इनवर्स आ गया। तो ये है ML स्क्वायर T की पावर -3 A इनवर्स। ये क्या है, ये डायमेंशन है V की। तो अब रख दीजिए यहाँ पर ML स्क्वायर T की पावर -3 और ये आ गया A इनवर्स। अब और C इक्वल टू कितना आ गया, सबको ऊपर ले जाइए तो M इनवर्स हो गया, L की पावर -2 हो गई, T की पावर +4 हो गई और A हो गया स्क्वायर का। ठीक है, इनवर्स ऊपर आएगा स्क्वायर। तो इट इज द डायमेंशन। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इसको आगे ध्यान रखेंगे, पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा देखते हैं क्या करना है। तो एक हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है सपोज, और जिसके पास मान लेते हैं प्लस पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जो सारा चार्ज है वो इसके सेंटर पर जो है कंसंट्रेटेड है। ओके, ठीक है, सरफेस पे हमने दिखाया और इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। मान लेते हैं इसकी रेडियस है कितनी, स्मॉल a। तो अब मेरे को आप बताएंगे एक बात कि जो उसका सेंटर है, सेंटर से a रेडियस पे कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दें, कितना पोटेंशियल होगा। ठीक, तो फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q at a distance स्मॉल a फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से स्मॉल a पे कितना होगा, तो आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन A। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ C, तो C इक्वल टू आपने पढ़ा है Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन A, और यहाँ पर कितना आ गया Q। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा इसको से करेक्ट कर लेंगे तो ये V की वैल्यू रख दी है और ऊपर Q है, देखिए है ना, Q अपॉन V की वैल्यू आपने पुट कर दी, Q से Q कट गया। तो आपके पास कितना आ गया, C इक्वल टू 4πε0 K इंटू A। ये आपका जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो फॉर एयर और वैक्यूम K की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 1 होती है। तो देयरफॉर C की वैल्यू कितनी आ गई, 4πε0 A। ओके, सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके,
सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ अब वी हैव अ टाइम फॉर द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। और मैंने दो डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से आप देखिए। अब इसमें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए गए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर में पैरेलल प्लेट्स होती हैं, वैसे यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए गए हैं। एक प्लेट ए दिख रही है, एक प्लेट बी दिख रही है। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे तो आया नहीं होगा, किसी डिवाइस के जरिए दे रहे होंगे, तो ये किसी डिवाइस से कनेक्ट करके इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको जो है ये वाई बना दिख रहा होगा। दरअसल ये वाई क्या है, गोल्ड लीफ है, और गोल्ड की जो लीफ होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का राइज और फॉल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी और फैलेगी। ठीक। सो अब इसके बाद क्या है, इसमें बी प्लेट आप देख रहे हैं। बी प्लेट में क्या है, बी प्लेट को हमने कनेक्ट कर रखा है। अब ए को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो सामने पैरेलल प्लेट है, तो इंडक्शन का इफेक्ट होगा, और इंडक्शन के इफेक्ट के कारण पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया, निगेटिव हो गया। और जितना इधर निगेटिव इंड्यूस हुआ ठीक उतना ही पीछे उसके पिछले फेज पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि जो ए का पॉजिटिव चार्ज है उसको बी का निगेटिव चार्ज क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा, और बी का पॉजिटिव चीज क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की डिस्टेंस एज कंपेयर टू द ए के पॉजिटिव और बी के अगले फेज के पॉजिटिव से कम है। दैट इज वाई यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या करेगी, ये जो है आप वाई लीफ देख रहे हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगी, बहुत हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका जस्ट बगल में दूसरा फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो ए पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हम उसको दे रहे हैं। बी पर क्या कर रहा है हमने, बी पर यहाँ पर अब जो ये इसका कनेक्शन है वो हमने ग्राउंड से कर दिया। ग्राउंड कर देने की वजह से तो बी का इस फेस का जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में। यानी इस ए का पॉजिटिव चार्ज को घटाने के लिए बी का निगेटिव चार्ज तो है, लेकिन इसके पीछे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। दैट इज वाई अब यहाँ पर तेजी से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो वाई देखिए इसके कंपेयर में इसमें क्या हो गया, वाई बहुत ज़्यादा, जो वाई शेप लीफ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कितनी तेजी से पोटेंशियल का फॉल हुआ है। अब क्या करना चाहते हैं, आपके पोटेंशियल को वापस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को चार्ज और ज़्यादा देना पड़ेगा, तो फिर से उसी पोजीशन में ये वाई की लीफ जो है फैल के पहुँच जाएगी। लेकिन चूंकि ये ग्राउंडेड से कनेक्शन है, धीरे धीरे फिर वहाँ से चार्ज होना कम होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो अब क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो होता है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम, हमारे पास प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, और आपको मालूम है कि जनरली हम लोग जो है एग्जांपल के तौर पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज़्यादा लेते हैं। तो दो प्लेटें ए बी, तो एक तो इनका अपना कुछ एरिया होगा प्लेट्स का, प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, और इनके बीच का जो मीडियम है, ज़रूरी नहीं है कि एयर और वैक्यूम हो, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर वन क्या है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द प्लेट्स के, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ द प्लेट होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। सेकंड आता है सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही कम हो जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के, यानी कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जितना ज़्यादा जो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू, के की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर चार्ज को होल्ड करने की उसकी एबिलिटी भी होगी। फॉर जो है एयर और वैक्यूम इट इज के की वैल्यू 1 होती है, बट फॉर वाटर इट इज 81। दैट मीन्स अगर हम वाटर भर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई बात। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप इन्वर्टर में पानी भी इसीलिए भरते हैं जिसके क्या हो, उनका कैपेसिटेंस बढ़ जाए और उनके चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी भी बढ़ जाए। तो ये आपको लॉजिक शायद नहीं मालूम होगा, अब मालूम पड़ गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग थी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ पर आपको हमने डायग्राम समय बचाने के लिए पहले ही बना लिया है, क्योंकि टाइम और डेटा दोनों बचाना ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है, एक्स, और दूसरी प्लेट है वाई। मान लेते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस,
इसके सामने ठीक निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है क्योंकि इसके पिछला हिस्सा हमने ग्राउंडेड कर दिया है, इसलिए इसके पीछे कोई भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है। मालूम है कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एजेस के बाद से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। आप देखिए कर्व बना हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि अभी आपको ध्यान में लाना पड़ेगा कि ये आपको याद भी करना है, हमेशा एक नोट डाल के आप चाहे तो वो लिख लीजिए कहीं पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिटवीन, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू शीट्स, electric field between two sheets is given by E equal to सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कोई दो पैरेलल प्लेट्स दिखे या पैरेलल शीट दिखे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये गॉस की थ्योरम में ही दो एप्लीकेशंस और थी जिनमें ये प्रूविंग आती है। तो आपको तीन प्रूविंग हमने बताई थी, ये नहीं बताई थी क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं था, बट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसान है, इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना मैं आगे आने वाले समय में क्लास में भी इसको आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आ जाए तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम फिगर सीधे लिख ले, फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स या पैरेलल प्लेट्स कितना हो जाएगा, तो आपको बड़ा आसान है बताना, अभी ऊपर फार्मूला लिखा दिया है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। आप इसको चाहें तो और करके E इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन कितना होता है, ए होता है, तो ये ई की वैल्यू आपके पास आ गई। वी नो दैट कि E इक्वल टू वी अपॉन डी ये फार्मूला होता है। इफ द दो ऐसे सोर्सेज जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उनके बीच में पोटेंशियल जो है डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस V हो, डिस्टेंस D हो, तो इक्वल टू V बाई डी, ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल टू वी अपॉन डी आ गया, और इसको करके V इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई डी। तो अब E की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू कितना आ गया, यहाँ पर D आ गया, V की वैल्यू हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो E की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पर पुट कर दी। बाई द डेफिनेशन ऑफ C यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक। तो C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V, तो Q अपॉन V की जगह Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो आप इसको चाहें तो Q से Q काट सकते हैं, ये फार्मूला आ गया के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, यानी दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये फैरेड में फार्मूला आ गया, ठीक है। इफ देयर इज एयर और वैक्यूम बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, अब मान लेते हैं दोनों के बीच में एयर और वैक्यूम पैरेलल प्लेट्स में के बीच में, तो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये देखिए, ओके। सो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लें, जो अभी हम लोगों ने जो सारा डिस्कशन करा था आपके साथ में। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा था, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक के चैप्टर का नाम था। तो सबसे पहले मैंने जो बात बताई थी वो बात आपको बताई थी कि व्हाट आर द कंडक्टर्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल हैं तो वो कंडक्टर हैं, इफ देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन देन इट इज इंसुलेटर। द नेक्स्ट वन इज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस
एक्चुअली आर इंसुलेटर्स इन विच चार्ज कैन नॉट मूव और फ्लो बट द चार्ज कैन बी स्टोर्ड, है ना। तो उसका हमने बताया था कि इंसुलेटर में कई कैटेगरी, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक आते हैं, उन्हीं का ही एक टाइप है। जैसे माइका शीट एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है। देन फिर व्हाट इज द कैपेसिटेंस, द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, यानी कि चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी क्या बोली जाती है, कैपेसिटेंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कैपेसिटर, एक ऐसी डिवाइस जिसमें चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, वो कैपेसिटर हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कि द टोटल चार्ज जो है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज आप देंगे उतना पोटेंशियल V क्या होगा, बढ़ेगा। फिर Q इक्वल टू हमने C भी लिख दिया, वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने चर्चा करी थी, तो वो चर्चा ये हो रही थी कि Q इक्वल टू सी बी की बात करें। तो ये देखिए Q इक्वल टू सी बी हमने लिख दिया था, C की वैल्यू निकाल ली, Q अपॉन V। अब डिफाइन करना हो तो डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली कैपेसिटेंस को, कि द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम कर दें, V की वैल्यू 1 वोल्ट कर दें, देन C इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट और कॉल द 1 फैरेड। अब अगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस निकालना हो, यूनिट ऑफ C, तो वो होती है फैरेड। अब डायमेंशन हमने कहा था आता है, तो C इक्वल टू Q बाई V लगा लीजिए। Q की डायमेंशन 80 रख दी, V की ml स्क्वायर T की पावर -3 A इनवर्स रख दीजिए, तो आराम से C की जो डायमेंशन है सॉल्व होके वो M इनवर्स L की पावर -2 T की पावर 4 A स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको हमने करवाई थी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर था जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, सारा चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। तो हमने कहा कि ए डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q बाई A से आपने निकाल लिया। ओके, अब इसके बाद C की जो डेफिनेशन है वो लगा दीजिए, C इक्वल टू Q अपॉन V हो गया, तो आप Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर दीजिए। सब कुछ कट करने के बाद C इक्वल टू 4πε0 K इंटू A आ गया। फॉर एयर और वैक्यूम K की वैल्यू 1 कर दीजिए, तो C इक्वल टू 4πε0 A। इट इज द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। फिर इसके बाद हमने कहा था कि एक समझना जरूरी है कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। तो ये पहला डायग्राम दिख रहा है, तो हमने कहा कि किसी डिवाइस से आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया इस प्लेट को, इसके ठीक सामने दूसरी प्लेट है, तो चूंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो सामने है इसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव इंड्यूस हो गया, इसके ठीक पीछे पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। अब यहाँ पर हमने गोल्ड लीफ कनेक्ट कर दी जो वाई शेप की है। गोल्ड लीफ इज वेरी सेंसिटिव फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर जैसे ही वो बढ़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये अपने ऑटोमेटिक फैल जाती है, और अगर घटता है तो कॉन्टैक्ट कर जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके ठीक सामने निगेटिव है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है बी प्लेट का, वो बी जो है ए के पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन बी के ठीक पीछे वाले फेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। दैट मीन्स कुछ तो पोटेंशियल में जो फॉल होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वाई में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इन द सेकेंड फिगर ए को पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी आपने दे रखा है, बी के सामने वाले फेस पे जो कि ए के पॉजिटिव चार्ज के सामने आ रहा है, वहां पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इसके ठीक पीछे को से हमने कनेक्शन कर रखा है ग्राउंड को, यानी कि इसके पीछे का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड में चला गया। अब ए के पॉजिटिव को का बी का निगेटिव क्या करेगा, कम करेगा, और तेजी से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो आप देख रहे हैं वाई शेप की जो यहाँ पर लीफ थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब आप चाहते हैं कि वापस से पोटेंशियल बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि आपको चार्ज और देना पड़ेगा। इससे बात हमारी प्रूफ हो रही है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। अब इसके बाद जो बात आई थी वो थी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटेंस अगर कहीं पर हो तो उस पर कौन कौन से फैक्टर अब अपना इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट वन इज एरिया, जितना ज्यादा प्लेट्स का अगर एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। उन दोनों का सेपरेशन कितना, अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा है दोनों प्लेट का तो फिर अपने आप कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हमने बताया था कि प्लेट्स के बीच में अगर एयर होगी तो कैपेसिटेंस जो है वो कम होगा। बट हम लोग आप ध्यान दें तो इन्वर्टर में पानी इसीलिए भरते हैं क्योंकि जो K की वैल्यू होती है किसके लिए,
वाटर के लिए, तो वो 81 होती है, तो एज कम्पेयर टू द वाटर बहुत ज़्यादा है, यानी इसीलिए वहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा अच्छा हमको मिलता है, इसलिए हम लोग इन्वर्टर में पानी पीते हैं। फिर अगला टॉपिक था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने एक डायग्राम बनाया था, एक एक्स प्लेट थी जो पॉजिटिवली चार्ज है, सामने वाई प्लेट में ऑटोमेटिक निगेटिवली चार्ज आ गया, दोनों का सेपरेशन डी है। अब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर आप एजेस के ऊपर देखेंगे ये और यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे होंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई दो पैरेलल शीट है तो उनके बीच में हमेशा इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होती है, इसको ध्यान कर लीजिए। गॉस थ्योरम की एक ये एप्लीकेशन है जिसका रिजल्ट ये आता है। अब सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रख दीजिए, तो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जब फार्मूला लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था उसके दौरान आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने एक रिलेशन भी बताया था कि E इज इक्वल टू द वी बाई डी। अगर क्या हो जाए कि स्मॉल डी डिस्टेंस से सेपरेट है दो प्लेट्स, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वी बाई डी हो जाता है। V इक्वल टू फिर हमने यहाँ पर ई डी कर दिया, E की वैल्यू की अपन के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी कर दी। अब हमने इसको उठा के V की वैल्यू C की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग C इक्वल टू क्यू बाई वी में रख दिया, तो C की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आ गई। अब अगर आपको मालूम है इट इज द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर एयर की बात करेंगे या वैक्यूम की बात करेंगे तो C नॉट की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन डी, जो कि K की वैल्यू हो गई 1। दैट्स इट। तो ये आज का चैप्टर था कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एक पार्ट करा है, बाकी एक पार्ट अभी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे। अब आप इसको नोट बनाइए, नोट करिए, इसके नोट्स बनाइए और सॉल्व करके देखिए। ये सारे काम अब आपको करके रखना है। और अटेंडेंस के लिए हमने क्या बताया है कि अपना नाम कमेंट में जरूर डालते चले, मैं उससे नोट कर रहा हूँ कितने लोग इसको पूरा ध्यान से समझ रहे हैं। ध्यान रहे स्कूल्स में क्लासेस आपकी जब वापस ओपन होंगी तो ये सारा वर्क मैं कहीं ना कहीं आपका चेक करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।